नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए के अंतर्गत जो डीटीपी सब्जेक्ट है उसमें हम लोग बात कर रहे थे पेज मेकर की। तो दोस्तों, पेज मेकर की आज हमारी क्लास नंबर 3 है और पूरे सब्जेक्ट की क्लास नंबर हमारी 15वीं क्लास आज हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था फाइंड रिप्लेस क्या होता है। पेज मेकर में हम लोग पैराग्राफ किस प्रकार से ऐड करते हैं, पैराग्राफ कैसे लगाते हैं, पैराग्राफ का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो सारे विकल्पों के बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि हम लोग पेज मेकर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसके पश्चात मैं आपको इसका संपूर्ण प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। प्रैक्टिकल करके तो आप सबसे पहले थ्योरी की सारी क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके पश्चात हम लोग आपको प्रैक्टिकली वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। ठीक है, अभी हमारी यूनिट 2 चल रही है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है फ्रेंड? इंपोर्ट का अर्थ होता है आया। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के लाना। ठीक है, इंपोर्ट का अर्थ क्या होता है? आया या फिर लाना। तो मैं अपने पब्लिकेशन पेज में किसी भी टेक्स्ट, इमेज या फिर ग्राफिक्स को, ठीक है, इमेज हो गया या फिर टेक्स्ट हो गया या फिर ग्राफिक्स हो गया, वो पूरे की पूरी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में लेकर के आ सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में उसको प्रविष्ट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी डेटा को हम लोग अपने कंप्यूटर में लेकर के आते हैं या फिर कंप्यूटर में इंसर्ट कराते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर में इंपोर्ट का प्रयोग करते हैं। इंपोर्ट वाले विकल्प की सहायता से हम अपने डेटा को अपने कंप्यूटर में लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, इंपोर्टिंग करने का मतलब होता है किसी डेटा को अपने कंप्यूटर में लेकर के आना या फिर अपने पेज मेकर में। ठीक है, इंपोर्ट करना मतलब मान लीजिए कि अगर आपने एक्सेल की फाइल बनाया हुआ है, एक्सेस की फाइल बनाया हुआ है, तो अगर किसी एक सॉफ्टवेयर की कोई फाइल है तो उसको दूसरे सॉफ्टवेयर में लाना ही इंपोर्ट करना कहलाता है। ठीक है, तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं इंपोर्ट करने का। तो पहला तो तरीका हो जाएगा, आप प्लेस नामक विकल्प से जाकर के इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाइल मेन्यू के अंतर्गत जाइए और प्लेस नामक विकल्प पर आप क्लिक कीजिए। प्लेस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से आप कोई भी फोटो को लेकर के आ सकते हैं। तो पहला तो विकल्प हो गया प्लेस का। दूसरा विकल्प हो गया इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाकर के। ठीक है, इंसर्ट में जाकर के आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और वहाँ से जाकर के आप कोई भी विकल्प ला सकते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों पेस्ट स्पेशल। ठीक है, अगर आप किसी भी डेटा को कॉपी कर लीजिए, मान लीजिए, कॉपी करने के पश्चात आप उस डेटा को ला करके अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप पेस्ट स्पेशल का भी चयन आप उसमें कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि इंपोर्टिंग के अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट को इंपोर्ट करने की निम्नलिखित विधियाँ यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं, सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा मेन्यू बार के अंतर्गत। ठीक है, सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा मेन्यू बार के अंतर्गत दोस्तों, फाइल मेन्यू को पे जाकर के फाइल मेन्यू से आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस नामक विकल्प का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, फाइल मेन्यू के प्लेस ऑप्शन पर क्लिक करें। प्लेस पर क्लिक करते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर प्लेस नामक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्लेस नामक विकल्प का चयन हम किस प्रकार से करेंगे और प्लेस पर क्लिक करते ही कैसे हमारे पास पिछली वीडियो में मैंने आपको ये वाली जानकारी बता चुका हूँ। ठीक है, आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर प्लेस नामक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत उस फोल्डर को सिलेक्ट करें जिसमें इमेज या ग्राफिक्स उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, चौथा है, इसमें से किसी एक इमेज को सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है। इसके पश्चात टूल बार में से किसी एक टूल को सिलेक्ट करें तथा इसे पब्लिकेशन पेज को आप लाइक करें, मतलब कि लाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी पेज को अपने ग्राफिक्स में इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी पब्लिकेशन पेज में आप किसी डेटा को लेकर के आ सकते हैं। तो आपको फाइल मेन्यू के अंतर्गत जाना है और फाइल मेन्यू में जाने के पश्चात आपको वहाँ से क्या करना है, सिंपल सा, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, इसे पेज मेकर पेज में सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी ग्राफिक्स को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये होता है आपको इंपोर्ट करने की प्रोसेसिंग, मतलब आप किसी डेटा को अपने डॉक्यूमेंट में या फिर आप जो वर्तमान की जो फाइल है जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें किसी डेटा को लेकर के आना ही इंपोर्ट करना कहलाता है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं मैं एक्सपोर्ट क्या होता है, अच्छी तरीके से समझिएगा। एक्सपोर्ट करना मतलब क्या होता है, अपने डेटा को किसी दूसरे फॉर्मेट में भेजना। ठीक है, मान लीजिए आप अगर वर्ड में काम कर रहे हैं, उस डेटा को आपको एक्सेल में भेजने की आवश्यकता पड़ गई, तो हम क्या बोलेंगे, उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है जब हम अपने डेटा को एक फॉर्मेट से किसी दूसरे फॉर्मेट में भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना कहलाता है। एक्सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आपने एक वर्ड की फाइल आपने तैयार किया हुआ था, वर्ड की फाइल को आपने PDF फाइल में सेव कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपको एक्सपोर्ट करना कहलाएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, इसकी निम्नलिखित विधि आपको ध्यान देना। पहली विधि है सर्वप्रथम टेक्स्ट फॉर्म को क्लिक करें। ठीक है, पहली विधि क्या है, आपको एक्सपोर्ट करने के लिए टेक्स्ट फॉर्म को क्लिक करें। इसके पश्चात फाइल मेन्यू से एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे एक्सपोर्ट नामक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी मैं अगर आपको करके बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि अभी हम लोग वर्ड पर काम कर रहे हैं, तो वर्ड पर काम कर रहे हैं तो फाइल पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट का विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट पीडीएफ का विकल्प यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप एक्सपोर्ट का चयन करके इस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। ये होता है आपको एक्सपोर्ट वाला विकल्प, देखिए यहाँ पर प्रदर्शित भी हो रहा है। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने का मतलब ही होता है जब हम अपनी एक फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं तो वो प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, एक्सपोर्ट करना कहलाती है। तो ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करें, ऐसे डायलॉग बॉक्स में से आप फाइल नेम के स्थान पर डॉक्यूमेंट टाइप करें। बस सिर्फ आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। ठीक है, कि आप कौन से मतलब फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, जेपीजी में सेव करना चाहते हैं, पीएनजी में सेव करना चाहते हैं, या फिर आप वर्ड फाइल में सेव करना चाहते हैं, तो आप कोई भी फाइल में ऐसा सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आप टेक्स्ट ओनली पर क्लिक करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं, आपका डेटा उसी फॉर्मेट में जा करके सेव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्राफिक्स एक्सपोर्ट करना। ठीक है, एक्सपोर्ट करना मतलब किसी फाइल को भेजना। ठीक है, तो किसी ग्राफिक्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चर। ठीक है, ग्राफिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग पिक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चर। ठीक है, तो किसी ग्राफिक्स पिक्चर को एक्सपोर्ट करने की निम्नलिखित विधि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आप किसी ग्राफिक्स पिक्चर को एक्सपोर्ट करने की कौन सी विधि हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई फोटो है, आपने एक फोटो को बना लिया है, फोटो तैयार किया हुआ है या फिर एडिटिंग किया उसमें, बहुत सारे नियमों को आपने उसमें लगाया। ठीक है, जैसे कि आपने पॉलीगन टूल्स का प्रयोग किया होगा, रेक्टेंगल टूल का प्रयोग किया होगा, जूमिंग टूल का, जूम आउट टूल का प्रयोग किया होगा। उसके पश्चात आप उसमें किसी भी प्रकार से जो भी विकल्पों का अगर आपने उसमें चयन किया होगा, तो उन सारे विकल्पों के चयन करने के पश्चात आप उसको अगर किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस ग्राफिक्स को सिलेक्ट करना है और फाइल मेन्यू के अंतर्गत जाकर के ग्राफिक्स को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट में जाकर के सबसे पहले एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और ग्राफिक्स को सिलेक्ट करेंगे, जिसे कंप्यूटर स्क्रीन में एक्सपोर्ट ग्राफिक्स नामक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। दोस्तों क्या प्रदर्शित होगा, एक्सपोर्ट नामक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। आपको ध्यान देना है, एक्सपोर्ट की गई फाइल के लिए फाइल नेम टाइप करेंगे और सेव पॉपअप मेन्यू पर जेपीजी का चयन करेंगे। मान लो अगर आप उस फोटो को जेपीजी में चयन करना चाहते हैं तो आप जेपीजी में भी उस फोटो का चयन कर सकते हैं। उसके पश्चात सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपके एक्सपोर्ट जेपीजी डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होने लगेगा। ठीक है, और इसकी इमेज की आपको क्वालिटी वहाँ से, मतलब आप लो क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं, हाई क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं, तो क्लिक करेंगे और लो ऑप्शन पर क्लिक करके आप वहाँ पर अगर लो में रखना है तो आप लो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपको रिजोल्यूशन पॉपअप मेन्यू के अंतर्गत स्क्रीन का चयन करना पड़ेगा कि आप उसको कितने रिजोल्यूशन में सेट करके रखना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कितने, मतलब उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, इमेज को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात अंत में क्या करना पड़ेगा, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका जो डेटा है, यानी आपकी जो ग्राफिक्स थी, वो जो आपकी जो पिक्चर थी, वो दूसरे फॉर्मेट में जाकर के सेव हो जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं फॉन्ट क्या होता है। ठीक है, पेज मेकर में फॉन्ट का क्या उपयोग है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि पेज मेकर में पब्लिकेशन पेज में तैयार की गई टेक्स्ट बॉडी, ठीक है, अगर आप मान लो पब्लिकेशन पर किसी प्रकार से कोई काम कर रहे हैं, पब्लिकेशन से रिलेटेड कोई अगर काम कर रहे हैं, तो पब्लिकेशन में काम करते समय आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि उस पर जब आप किसी फॉन्ट को लिखते हैं, कोई डेटा अगर आप लिखते हैं, तो लिखने के लिए तो आपको फॉन्ट का ही निर्धारण करना पड़ेगा, फॉन्ट को ही निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट का शाब्दिक अर्थ होता है एक विशिष्ट संख्या। क्या होता है दोस्तों, फॉन्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक विशिष्ट संख्या या फिर आकृति या टेक्स्ट टाइप का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अपने टेक्स्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके पश्चात इंग्लिश ऑब्जेक्ट के कैपिटल लेटर को अपर केस कहा जाता है। ठीक है, लोअर केस, सेंटेंस केस, टैगल केस, इस प्रकार से आप अलग अलग चेंज केस का प्रयोग करके अपने डेटा को लिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको पूरा डेटा अगर स्मॉल लेटर में लिखना है, तो आप उसके लिए कैपिटल, लोअर, अपर केस इनका प्रयोग कर सकते हैं। स्मॉल लेटर को आप लोअर केस कहेंगे और कैपिटल लेटर को आप क्या कहेंगे, अपर केस के नाम से जानते हैं। अपर केस अगर आ रहा है तो मान लीजिए कैपिटल लेटर है, अगर लोअर केस अगर आ रहा है तो स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो उसके पश्चात अगर मान लीजिए अगर आपको अगर टैगल केस करना है तो पहला लेटर बड़ा छोटा हो जाएगा, बाकी सब लेटर बड़े। इस प्रकार से आप अलग अलग चेंज केस का प्रयोग कर सकते हैं। फिर होता है दोस्तों टेक्स्ट स्टोरी में फॉन्ट का चयन करने की निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट स्टोरी लिखा हुआ है
तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसके फॉन्ट को बदलना चाहते हैं। मान लो मेरे को अगर इसी फॉन्ट को बदलना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं हमारे पास ढेर सारे यहाँ पे फॉन्ट ओपन हो चुके हैं। तो आप यहाँ से किसी प्रकार से कोई भी फॉन्ट जिस पर मैं अगर यहाँ से क्लिक करूँगा तो डेटा उसी फॉन्ट के रूप में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आपको याद रखना है। तो आपको यही काम करना है, आप पूरा का पूरा काम ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपको काम करना है किस पर, पेज मेकर पर भी अगर आप टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो यही करेंगे, ठीक है। स्टोरी लिखेंगे तो स्टोरी में क्या होता है, आप ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों में ही तो स्टोरी लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको अगर फॉन्ट बदलना है, ठीक है, अगर मान लो कुर्तीदेव 10 में आपने लिखा है, 11 करना है, 12 करना है, ऐसी कोई भी फॉन्ट में आप बदलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके भी आप उसके देखिए क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें, या आप मतलब स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर जाकर के फॉन्ट लिस्ट में प्रदर्शित होने वाले प्रदर्शित लिस्ट बॉक्स में से आप किसी भी एक प्रकार से चयन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कैसे करते हैं। तो पेज मेकर में फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि देखिए पेज मेकर पब्लिकेशन पेज में तैयार की गई टेक्स्ट स्टोरी में फ़ॉन्ट साइज को छोटा या बड़ा करके देखा जा सकता है, ठीक है। इसकी निम्नलिखित विधि है। पहले तो सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मान लो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे फ़ॉन्ट साइज का विकल्प हो रहा है। फ़ॉन्ट साइज पर क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट साइज पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ से हम जितना फ़ॉन्ट साइज सिलेक्ट करेंगे उतना में वो डेटा देखिए फ़ॉन्ट का साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ भी वैसे ही लिखा हुआ है। देखिए इसके पश्चात मेन्यू बार के अंतर्गत टाइप मेन्यू में जाकर के आपको कहाँ पर जाना है, टाइप मेन्यू में जाना है। टाइप मेन्यू में जाकर के आपको फ़ॉन्ट साइज का चयन करना है फ्रेंड्स। और फ़ॉन्ट साइज का चयन करने के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन में क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज लिस्ट क्या होगी, प्रदर्शित होगी। इसमें विभिन्न फ़ॉन्ट साइज में से एक फ़ॉन्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के पश्चात आपके जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट का जो आकार है, ठीक है, जो आपने फ़ॉन्ट लगाया होगा तो उस फ़ॉन्ट का आकार ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फ़ॉन्ट साइज का चयन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज का उपयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिंग की, ठीक है, कि स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैराग्राफ स्पेसिंग स्पेसिफिकेशन बॉक्स में स्पेसिंग कमांड बटन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, अक्षरों को, ठीक है, अक्षरों के मध्य की दूरी को निश्चित किया जा सकता है, ठीक है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग अक्षरों के मध्य की दूरी को निश्चित करने के लिए जो है वो स्पेसिंग विकल्प का चयन करते हैं, ठीक है। मान लो 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में आपने कितनी दूरी दिया हुआ है, कितना गैप आपने छोड़ा हुआ है, ठीक है, लाइनों के बीच में आपने कितनी दूरी दिया हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पेसिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्पेसिंग की सेटिंग करने की भी निम्नलिखित विधि है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उन टेक्स्टों को सिलेक्ट करना है जिनको, मान लो मैं इन टेक्स्टों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टाइल, या फिर मैं अगर यहाँ से देखिए मैंने क्लिक किया हुआ है और उसके पश्चात मैं यहाँ पर जाऊँगा, अभी हम वर्ड पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर होम पर हमको मिल जाएगा, देखिए स्पेसिंग वाला विकल्प, ये दिख रहा है स्पेसिंग वाला विकल्प, ठीक है। लेकिन मान लो अगर हम लोग किस पर काम कर रहे हैं, पेज मेकर पर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो पेज मेकर पर काम करते समय हमको स्पेसिंग के लिए क्या किस पर क्लिक करना पड़ेगा, आपको टाइप मेन्यू के अंतर्गत जाना पड़ेगा, ठीक है। टाइप मेन्यू के अंतर्गत क्लिक करेंगे, स्पेसिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही कंप्यूटर में स्पेसिफिकेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में भी हमको सिंपल सा फ्रेंड वही करना है कि स्पेसिंग कितनी स्पेस हमको देना है, कितना स्पेस छोड़ना है, आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर स्पेस बढ़ जाएगा। तो इसके भी 3 विकल्प अलग अलग होते हैं। पहला देखिए दिया हुआ है आपका मिनिमम, ठीक है, मिनिमम अगर आप करेंगे तो मिनिमम में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए ये बताता है। उसके पश्चात डेसीडेट, मतलब आपका अगर डेसीडेट अगर दिया हुआ है तो कितनी दूरी आवश्यक है, जरूरत कितनी है। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक से अधिक आप कितनी दूरी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ने वाले आगे, ठीक है। तो अब होता है इनमें से कोई एक ऑप्शन को आपको चयन करना है। चयन करने के पश्चात आपको ऑप्शन सेट करने के पश्चात ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, वो जो डेटा आपने जो लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा डेटा की स्पेसिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। जिसको आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इंस्टॉलिंग प्रिंटर की, कि प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को प्रिंटर इंस्टॉल करने की सारी प्रोसेसिंग तो पढ़ा दिया हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रिंटर को इंस्टॉल हम किस प्रकार से करेंगे, प्रिंटर इंस्टॉल करने की प्रोसेसिंग क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि यदि हम अपने कंप्यूटर में इनपुट किए गए इन्फॉर्मेशन को कागज के रूप में अगर प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपने कोई डेटा, अगर बहुत सारा डेटा अगर आपने लिख लिया है और उस डेटा को अगर आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंट आउट के रूप में अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए जरूरी ये होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर क्या हो, प्रिंटर इंस्टॉल हो। क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रिंटर इंस्टॉल हो, या फिर प्रिंटर की हमको मुख्य रूप से इसमें आवश्यकता पड़ती है,
ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर प्रिंटर नहीं है तो उसे स्थापित हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रिंटर अगर हमारे पास नहीं है तो प्रिंटर को स्थापित आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रोसेस करना पड़ता है, निम्नलिखित प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले, सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम के अंतर्गत क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर जाकर के हमको कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल को क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक सिंपल सी प्रोसेसिंग भी इसकी बता दिया था प्रिंटर इंस्टॉल करने की, तो वो क्या थी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जाने के पश्चात आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंटर आपके पास है, मान लो अगर HP LaserJet 1005 का हमारे पास अगर प्रिंटर है तो आप गूगल पर जाइए, HP LaserJet 1005 प्रिंटर सर्च कीजिए, ठीक है। आप रोहित स्टडी हब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं प्रिंटर इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्लास बाय रोहित सर के नाम से सर्च करेंगे तो भी आपके पास वीडियो निकल करके आ जाएगा, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि प्रिंटर इंस्टॉल कैसे करते हैं, वहाँ पर मैंने आपको वो चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, इंस्टॉल प्रिंटर करने का मतलब भी वही होता है दोस्तों, प्रिंटर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना। तो गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर के सबसे पहले प्रिंटर का हमको सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब कि प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए ज़रूरी है उसके सॉफ्टवेयर का होना। तो सबसे पहले डाउनलोड करेंगे हम सॉफ्टवेयर को, जब सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पर जब डाउनलोड हो जाएगा उसके पश्चात हम क्या करेंगे, प्रिंटर को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के पश्चात क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे ऑल प्रोग्राम पर क्लिक, ऑल प्रोग्राम पर जाकर के करेंगे कंट्रोल पैनल पर क्लिक, कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, उसके पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर कंट्रोल पैनल का विंडो शो होने लगेगा। फ्रेंड इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरा विकल्प यहाँ पर देखिए, इस विंडो में प्रिंटर एंड फैक्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंटर एंड फैक्स विकल्प पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंटर एंड फैक्स का विंडो प्रदर्शित होने लगेगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग कंट्रोल पैनल पर चलते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ये कंट्रोल पैनल हमारे पास ओपन हो चुका है, मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल पर आ गया हूँ, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल पैनल पर हम आते हैं, उसके पश्चात ऊपर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले विकल्प होता है, ठीक है, प्रोग्राम फीचर्स, उसके पश्चात देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। फोन एंड मॉडेम का विकल्प है, प्रिंटर का विकल्प यहाँ पर, चूंकि दोस्तों विंडोज 10 पर हम लोग काम कर रहे हैं तो विंडोज 10 जो है वो अभी आपका मतलब कि जो इसमें बहुत सारी सुविधाएं दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटर का अगर विकल्प आपको अगर शो नहीं हो रहा है तो मान लीजिए अगर, चलिए हम यहाँ पर थोड़ा बैक करते हैं, उसके पश्चात ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हार्डवेयर साउंड्स पर क्लिक करेंगे, व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। दोस्तों अभी मेरे सिस्टम यानी कि लैपटॉप पर ये जो मतलब प्रिंटर देखिए, मतलब कि आपका फैक्स, उसके पश्चात यहाँ पर प्रिंटर जो स्थापित है उनके बारे में यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन सा प्रिंटर यहाँ पर स्थापित है। देखिए यहाँ पर HP LaserJet 005 का प्रिंटर अभी कनेक्ट नहीं है तो नहीं दिखा रहा, तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऐड अ प्रिंटर पर क्लिक करना है, ऐड अ प्रिंटर पर जाने के पश्चात ये देखिए ऑटोमेटिकली ये प्रिंटर क्या कर रहा है, खोजने की कोशिश करेगा दोस्तों। और खोजने के पश्चात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास अगर प्रिंटर कनेक्ट है मान लीजिए तो उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाता है, उस पर आप क्लिक करके रन कराएंगे, रन कराने के पश्चात वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका कंप्यूटर उस प्रिंटर को पढ़ लेगा और पढ़ने के पश्चात ऑटोमेटिकली वो प्रिंटर आपके सिस्टम पर जाकर के इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसकी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग है। सबसे पहले आप इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ, देखिए ये लीजिए एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, ओके। उसके पश्चात चलिए आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप वीडियो पोस्ट करके भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आप नीचे की ओर आइए, यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैंने इसको थोड़ी लंबी स्पेस का मतलब कि लंबा डेटा यहाँ पर आपके लिए पेपर की दृष्टि से लिख दिया हूँ। पेपर में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, या फिर अगर आपको अच्छे तरीके से याद है तो आप अपने अनुसार अपने शब्दों में भी डेटा को लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हम लोग स्केलिंग परसेंटेज की, ठीक है। कि मान लीजिए अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तो उसको अगर हम लोग छोटा करके अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्केलिंग परसेंटेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ओवर पब्लिकेशन, ठीक है, ओवर पब्लिकेशन पेज को अगर पेपर के छोटे खंड में अगर आपको प्रिंट करना चाहते हैं, मान लो अगर मान लीजिए आपने बहुत बड़ा डेटा टाइपिंग किया है, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा अगर है आपका, और उस अगर डेटा को आप अगर पब्लिकेशन पेपर में अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो अगर आप उसको अगर छोटा करके अगर प्रिंट करना चाहते हैं मान लीजिए, तो आप उसके लिए ठीक है स्केलिंग परसेंटेज का चयन करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्केलिंग परसेंटेज में आपको सबसे पहले तो मतलब मेन्यू बार के अंतर्गत फाइल मेन्यू, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम आपको फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्रिंट ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंट पर क्लिक करते ही आपके सामने सबसे पहले प्रिंट नामक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। दोस्तों अभी मैं आपको करके बताने वाला हूँ, Ctrl+P पर क्लिक करते हैं। चलिए यहीं से एक प्रिंट निकाल करके आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए Ctrl+P पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर Ctrl+P पर हमने क्लिक किया है।
ठीक है। कंट्रोल प्लस पी पर हमने क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट से रिलेटेड संपूर्ण प्रकार से चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास देखिए पेज प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ का विकल्प दिया हुआ है। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ विकल्प पर क्लिक करके आप यहाँ से प्रिंटर वगैरह चेक कर सकते हैं, नहीं तो पेज सेटअप पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे और पेज सेटअप से रिलेटेड देखिए चीज़ें यहाँ पर आपको ओपन मिलेंगी। उसके पश्चात ये देखिए पेज ये दिया हुआ है पेपर पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको पेपर सेट देख सकते हैं, कौन से पेपर में आपको क्लिक करना है। उसके पश्चात लेआउट पर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं न्यू पेज हो गया, ओल्ड पेज, इवन पेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें मार्जिन ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट होती है, ठीक है। अगर आपको इसका परसेंटेज अगर कम करके निकालना है, क्योंकि हमारे पास अभी एक पीडीएफ कोई अगर हो तो हम पीडीएफ में इसको करके देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर मैं आपको ये देखिए एमपी लाइव टेस्ट का एक पीडीएफ बना हुआ है, तो इस पीडीएफ को मैं करता हूँ ओपन, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसको प्रिंट निकालने के तरीके देखिए। ये मैंने ये प्रिंट को किया ओपन, ठीक है। उसके पश्चात हम इसको दबाते हैं कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए, तो हमने इसको पी दबाया, ठीक है। कंट्रोल प्लस पी यहाँ पर हमने ओपन किया, देखिए ओपन हो रहा है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर ये देखिए कस्टम स्केल्स का विकल्प ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये 100% यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ से कम या ज़्यादा करके बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है आपका प्रिंट। जैसे आप मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा पेज है और उस पेज को अगर आप छोटा करके निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कस्टम स्केल्स का प्रयोग करते हैं। कस्टम स्केल की सहायता से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को कम करके उस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, इसलिए मैंने आपको इसको ओपन करके यहाँ पर दिखा दिया हूँ। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आगे। तो ये देखिए इसमें ओपन पब्लिकेशन पेज में आप इसको 5 से लेकर के 100% तक के मतलब क्या कर सकते हैं, इसके परसेंटेज के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको परसेंटेज सिलेक्ट करके परफेक्ट पेपर साइज में पब्लिकेशन पेज को प्रिंट करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो कि मैंने आपको ये करके भी बता दिया है किस प्रकार से आप इसको प्रिंट करेंगे। तो आप इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये विकल्प है, इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ने वाले हैं प्रिंट पेज, ठीक है। पेज को प्रिंट करने की विधि क्या है, किसी पेज को प्रिंट करने की विधि क्या है, तो आपको पता ही है। पेज मेकर में जब कोई डेटा पब्लिकेशन का तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, स्टोरी हो गया, तो उन सभी चीज़ों का आप प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंट आउट वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंट करके उस डेटा को आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो प्रिंट आउट करने की विधि क्या क्या होती है तो यह मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंटिंग करने की विधि क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप वो मेन्यू बार के अंतर्गत फाइल मेन्यू से प्रिंट विकल्प पर क्लिक करें या फिर कंट्रोल प्लस पी दबाएं। चलिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आप किसी डेटा को तैयार कर लेते हैं, उसके पश्चात प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप फाइल मेन्यू के अंतर्गत जाकर के प्रिंट विकल्प का चयन करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करते ही सबसे पहले प्रिंट का विकल्प होता है, उसमें आप देख सकते हैं प्रिंट पर क्लिक करते ही आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ कॉपीज़ पर क्लिक करके आप 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका होता है प्रिंटर दोस्तों। प्रिंटर पर क्लिक करके आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रिंटर आपके पास उपलब्ध है उस प्रिंटर के नेम को हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट रूप से भी कोई प्रिंटर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। फिर सेटिंग पर जाते हैं तो देखेंगे प्रिंट ऑल पेज होता है दोस्तों, और यहाँ पर होता है आपका देखिए करंट पेज, ऑल पेज और कस्टम पेज, 3 विकल्प होते हैं प्रिंट निकालने से पहले। तो करंट पेज मतलब करंट पेज पर अगर हम रख करके प्रिंट करते हैं तो जो डेटा हमको वर्तमान में दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, करंट पेज कहते हैं। उसके पश्चात मान लो अगर प्रिंट ऑल पेज पर क्लिक करके रखकर प्रिंट करते हैं तो पूरा का पूरा ऑल डेटा प्रिंट होगा दोस्तों। और आपके याद रखिएगा प्रिंट अगर कस्टम प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो मान लीजिए आपके पास अगर 100 पन्ने हैं तो 100 में मान लो हमको अगर 1 से 50 निकालना है तो आप यहाँ पर 1 उसके पश्चात से यानी डेज और 50 ऐसा करेंगे। तो इस प्रकार इसको बोला जाता है कस्टम प्रिंट, तो एक आपको याद रखना है दोस्तों। उसके पश्चात होता है नीचे प्रिंट ओरिएंटेशन। प्रिंट ओरिएंटेशन में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट 2 प्रकार के पेज होते हैं, आप दोनों पेजों को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर कस्टम मार्जिन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है, तो मार्जिन सेलेक्ट करने की हमको आवश्यकता नहीं होती। अंतिम में पेपर पर शीट, मतलब एक पेपर पे कितनी सीट आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप पेपर पर सीट विकल्प पर क्लिक करके एक पेज पर 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 ऐसी 6, 8, 16 के रेंज में आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये होता है आपका प्रिंट पेज विकल्प की सहायता। देखिए ऑल पर क्लिक करेंगे तो पूरे पेज होंगे, करंट पर क्लिक करेंगे तो करंट पेज क्लिक होगा। नंबर ऑफ कॉपी क्या होता है आपको मैंने बता दिया कि एक पेज की आप कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं, उसके लिए नंबर ऑफ कॉपी का चयन करते हैं। इतना सब करने के पश्चात अंतिम हमको क्या करना पड़ेगा, अंत में ओके बटन पर क्लिक करो। ऐसा करते ही पब्लिकेशन पेज का प्रिंट आउट हमें क्या हो जाता है दोस्तों, प्राप्त हो जाता है। आपको इस बात को याद रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की बुक एंड मैगजीन्स क्या होती हैं, ठीक है। बुक एंड मैगजीन्स क्या होती हैं, इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बुक एंड मैगजीन्स के बारे में। ठीक है, बुक क्या है, बुक का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, मैगजीन्स क्या है, मैगजीन्स का भी प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो बुक और मैगजीन्स के पब्लिकेशन का कार्य, ठीक है, आपको एक बात याद रखना है, बुक और मैगजीन के पब्लिकेशन का जो कार्य है वो काफ़ी जटिल होता है। ठीक है, अगर हम लोग बुक की बात करते हैं, अगर मैगजीन्स की बात करते हैं, तो इनका जो पब्लिकेशन का जो कार्य है अत्यधिक जटिल होता है। जटिल था, पहले के समय की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जटिल था, परंतु आजकल डीटीपी की सहायता से कार्य ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा सरल हो चुका है। ठीक है, इसके द्वारा प्रिंटिंग में लगने वाले समय की बहुत ज़्यादा बचत भी हो रही है और कुल मिलाकर के श्रम को भी कम कर दिया गया है। मतलब कि अभी बुक और मैगजीन्स छापने के लिए, बुक का मतलब समझ पा रहे हैं ना, बुक के जो कवर होते हैं, कवर जो अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन के जो कवर बने हुए होते हैं, वे कवरों की बात कर रहा हूँ मैं। और मैगजीन्स मतलब कि जैसे आप, मैगजीन्स मतलब कोई भी जो आपको स्पेशल चीज़ें जो आपको किसी पन्ने पर छाप करके दिया जाता है तो उसको मैगजीन्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान के समय में ये सब काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। ठीक है, डीटीपी की सहायता से कम समय में किसी भी प्रकार की बुक की छपाई की जा सकती है। ठीक है, किसी प्रकार की बुक की मतलब की छपाई की जा सकती है, मतलब प्रिंटिंग की जा सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसको प्रिंटिंग कर देते हैं, आप इसको प्रिंटिंग लिख दीजिएगा। तो किसी प्रकार से बुक की आप यहाँ पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के साथ साथ आप विभिन्न प्रकार की इमेज हो गए, चलचित्र हो गए, या फिर चित्रों को भी आप अगर किसी प्रभावशाली तरीके से अगर आप आकर्षक बनाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो आप ऐसा भी चित्र बना करके उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसको आपको याद रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं टेबल एडिटर की, कि टेबल एडिटर क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग पेज मेकर पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, पेज मेकर पे अगर मान लो आपको अगर टेबल से जुड़ा गया कोई प्रोग्राम अगर बनाना है, या फिर अगर आप किसी प्रकार से कोई टेबल की अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट में टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल इंसर्ट करना मतलब अपने डॉक्यूमेंट में टेबल बनाना। ठीक है, टेबल को बना करके अपने डॉक्यूमेंट में लगाना या टेबल तैयार करना, यही विधि होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, एडिट मेन्यू के अंतर्गत जाकर के इंसर्ट विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, पेज मेकर में अगर आपको टेबल लाना है तो सबसे पहले एडिट मेन्यू में जाइए और एडिट मेन्यू में जाकर के आप टेबल विकल्प का चयन कीजिए। टेबल पर चयन करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा दोस्तों, और उस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या पूछेगा, उस डायलॉग बॉक्स में मुख्य रूप से हमको ये पूछता है कि आप क्या, मतलब कि कितने रो और कितने कॉलम्स आप उसमें लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए एडोब 3.0 ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही कंप्यूटर स्क्रीन में न्यू टेबल नामक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या ओपन होगा, न्यू टेबल नामक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और इस न्यू टेबल नामक डायलॉग बॉक्स में आपको मुख्य रूप से क्या क्या सिलेक्ट करने की आवश्यकता होगी, तो रो भी सिलेक्ट करना होगा और कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। तो रो बॉक्स में आपको रो की संख्या सिलेक्ट करना है और कॉलम बॉक्स में मुख्य रूप से आपको कॉलम की संख्या सिलेक्ट करना है, जितने कॉलम और रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपको क्या करना है, टेबल की लंबाई चौड़ाई को आपको निर्धारित करना है और अंतिम में आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐसा करते हैं तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट पर उतने रो और उतने कॉलम की टेबल बन करके ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है। आपको इस चीज़ को याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको बात करते हैं कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स क्या है, टेम्पलेट्स का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो पेज मेकर में टेम्पलेट्स पूर्व परिभाषित टेबल डिज़ाइन वाले पब्लिकेशन होते हैं। ठीक है, टेम्पलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे संपूर्ण प्रोग्राम, ठीक है, ऐसी संपूर्ण प्रोग्राम जो कि ऑटोमेटिकली पहले से बने हुए होते हैं। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर में पहले से बने हुए प्रोग्राम जिनका उपयोग यूज़र आवश्यकता पड़ने पर कर सकता है, तो उन प्रोग्रामों को क्या बोला जाता है, टेम्पलेट प्रोग्रामों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पहले से कुछ प्रारंभिक बिंदु के रूप में डिज़ाइन किए जाते हैं। पेज मेकर में आपको अनेक प्रकार के टेम्पलेट देखने को मिलेंगे, अनेक प्रकार के टेम्पलेट्स की सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब न्यू पेज बनाने के लिए न्यू पेज लेते हैं तो वहाँ देखेंगे आप बहुत सारे पेज आपके पास होते हैं, नए नए प्रकार के पेज होते हैं आपके। वहाँ से आपको कैटेगरी बॉक्सेस होते हैं, ड्रॉप डाउन एरो पर आप वहाँ से क्लिक कीजिए। देखिए, मान लीजिए अगर आप Ctrl+N पर अगर मान लीजिए क्लिक करते हैं हम लोग, तो Ctrl+N में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया पेज यहाँ पर ब्लैंक ओपन हो चुका है। लेकिन मान लो अगर हमको यहाँ से कोई अगर और अच्छा पेज चाहिए तो देखेंगे यहाँ पे फाइल पर जाएंगे, उसके पश्चात ये न्यू पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे पेज बने मिल रहे हैं। ये सारे के सारे जो पेज हैं ये सब क्या हैं, टेम्पलेट्स पेज हैं। ठीक है, क्या है मानिक बताओ। तो टेम्पलेट्स पेज क्या होते हैं, टेम्पलेट्स पेज की सहायता से हम लोग प्रोग्रामों को ओपन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोग्रामों को ओपन करते हैं। ठीक है, तो पेज मेकर में हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामों को ओपन करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ जितने जैसे पेज बने हुए हैं, टेम्पलेट के पेज बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार के पेज बने हुए होते हैं किस पर, आपके
मुख्य रूप से याद रखिएगा, जो आपका जो डेटा होता है उसमें मुख्य रूप से जो टेम्पलेट्स के पेज बने हुए होते हैं। तो टेम्पलेट कंप्यूटर में कुछ बने बुनाए प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूज़र क्या करता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कॉलम एंड ग्रिड की, कि कॉलम एंड ग्रिड क्या होता है, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी पोस्ट को ऊर्ध्वाधर रूप में आप विभक्त करते हैं, ठीक है, डेटा अगर मान लो जैसे आपने न्यूज़पेपर का डेटा देखा होगा, न्यूज़पेपर में जो आपका डेटा होता है वो आपका कॉलम रूप में बना हुआ होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के उसको हम ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, यानी कि खड़ा डेटा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रश्नों पर एक से अधिक कॉलम देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कॉलम के रूप में पूरा का पूरा डेटा जो रहता है वो लिखा हुआ रहता है, डेटा डला हुआ होता है। ठीक है, तो वो डेटा में मुख्य रूप से क्या रहता है कि पेज मेकर में भी पब्लिकेशन के प्रश्नों को कॉलम में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आप उनको अलग अलग प्रकार के कॉलम में विभाजित कर सकते हैं, कॉलम विभाजित कर सकते हैं। इसके लिए पेज लेआउट मेन्यू के ऑप्शन कॉलम ग्रिड का आपको चयन करना पड़ेगा। इस ऑप्शंस का यूज़ करके मॉनिटर स्क्रीन पर आप अनेक प्रकार के कॉलमों का प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें आपको एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा दोस्तों। उस डायलॉग बॉक्स में आपको पूछता है कि आप कितने कॉलम और कितने कॉलम में अपने डेटा को विभक्त करना चाहते हैं। जैसे हमने वर्ड में भी काम किया था, तो वर्ड में देखा था हम अपने डेटा को छोटे छोटे कॉलम के रूप में बांट दे रहे थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उतनी संख्या में आप उस बॉक्स को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं और कॉलम के रूप में। अब देखिए ग्रिड क्या होता है, तो ग्रिड का मतलब होता है दो या दो से वो जो कॉलम जो हम खड़े खड़े बनाते हैं उस कॉलम के बीच में कितनी दूरी हमको छोड़ना है। ठीक है, कॉलम के बीच में जो हम जो गैप छोड़ते हैं वो गैप को ही कहा जाता है ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। तो उसको आपको याद रखना। ठीक है, गेटर स्पेस उसी को कहा जाता है। ठीक है, देखिए गेटर स्पेस की समर्थ विभिन्न पत्रिकाओं समाचार पत्रों में आप टेक्स्ट को कॉलम में देखते हैं। यदि पृष्ठों पर टेक्स्ट को एक से अधिक कॉलम में बांटा गया, ठीक है, कॉलम में अगर बांटा गया है तो कॉलम में विभाजित किया गया, तो प्रत्येक कॉलम के बीच के लिए जो रिक्त स्थान छोड़ा गया है उस रिक्त स्थान को ही गटर स्पेस के नाम से जाना जाता है। किस स्पेस के, गटर स्पेस के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से याद रखना, भूलना नहीं है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक की सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।